तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में ये है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले तो हमें ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं इन सब के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। 6 पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, तो सारे तो नहीं करेंगे, कुछ कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। तो ये जो पहला पॉलिनोमियल है हमारा जो हमें दिया गया है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x² माइनस 2x माइनस 8 को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक, फिर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो माइनस 2x है इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे इसको दो टर्म में हमें स्प्लिट करना है सच दैट उन दोनों का ऐड माइनस 2x हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दैट मीन्स जो दोनों टर्म है उनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस 8x² यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। जो टर्म्स हैं मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग से मिल रहे हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अगर हम माइनस 2x को इस तरीके से लिख दें प्लस 4x और सॉरी माइनस 4x, ये पहले प्लस 2x लिख देते हैं, प्लस 2x माइनस 4x। तो माइनस 2x के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2x ही होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 8x² मिल जाएगा और लास्ट टर्म जो हमारा है वो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर ये जो दोनों पेयर हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन फैक्टर, और फिर जो ये दोनों ये पेयर बना के कॉमन ले लिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x² और 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2, और माइनस 4x माइनस 8 में क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, हमें कॉमन ऐसे ही लेना होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है सेम एक्सप्रेशन मिले, ताकि फिर से जब हम कॉमन लें ताकि इस एक्सप्रेशन को फिर से कॉमन लिया जा सके। ठीक, इक्वल्स टू 0। अब इससे हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ये x बच जाएगा x और यहाँ से माइनस 4, तो जो इक्वल्स टू 0। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया और इसके दो फैक्टर मिल गए, x प्लस 2 x माइनस 4। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा हमें, इसका मतलब ये फैक्टर फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों फैक्टर हैं, इनमें से कोई भी एक ज़ीरो होगा तो ओवरऑल पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो अब x प्लस 2 की वैल्यू ज़ीरो होगी और x माइनस 4 की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर x प्लस 2 ज़ीरो होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, है ना। और अगर x माइनस 4 ज़ीरो है तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4, पॉजिटिव 4 मिल गया हमें। ठीक, तो x की दो वैल्यूज़ मिल गई, माइनस 2 और 4। ठीक है, तो यही जो दोनों वैल्यूज़ हैं यही इसके ज़ीरोज़ हैं, यानी एक को हम अल्फ़ा कह लें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस 2 और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं तो बीटा की वैल्यू 4। ठीक, तो ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। सो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। ये दोनों ज़ीरो आर द ज़ीरोज़
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब इसके बाद वेरीफाई करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन देखना है। वेरिफिकेशन, लेट्स चेक इट्स वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरिफिकेशन के लिए हमें जो चीज़ें जाननी हैं, तो सबसे पहले तो जो गिवन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू कितनी है। a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 है। तो ध्यान रखना है सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ 2, क्योंकि प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस b है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस साइन है, और यहाँ पे ये क्या है, -2 है, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ रखेंगे। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस c है, तो c की जगह पे -8 है। तो साइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये समझना इम्पॉर्टेंट है हमें। तो a, b और c की वैल्यू हमें पता है। तो अब पहले हम वेरीफाई करते हैं जो रिलेशन है। तो पहला रिलेशन था, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यही होता है रिलेशन। देखते हैं ये दोनों इक्वल हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की और बी और ए की यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले चेक कर लेते हैं कितना आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2 प्लस बीटा इज़ 4, राइट, 4। तो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। और अब माइनस बी बाई ए ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं ये क्या आता है, माइनस बी बाई ए। तो इसकी वैल्यू माइनस बी इज़ सॉरी बी इज़ -2, तो माइनस ऑफ माइनस बी की जगह पे क्या रख देंगे, -2, और ए की जगह पे 1, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है। तो ये सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो लिख देंगे कि हेंस सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ वेरीफाइड। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो रिलेशन है क्या, अल्फ़ा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा टाइम्स बीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा टाइम्स बीटा क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स 4 विच इज़ -8, और c बाई ए भी यहाँ से हम अगर कंप्यूट करें तो c बाई ए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इज़ c -8 ओवर 1 विच इज़ -8। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। तो लिख देते हैं हेंस, या एक बार में ही लिख देंगे, दोनों को वेरीफाई कर लेने के बाद एंड में क्या लिख देंगे हम, हेंस relationship between zeros and the coefficients is verified, or are verified, because there are two relations. So hence relationship between zeros and the coefficients इज़ वेरीफाइड। ठीक है, तो ये एंड में इसको लिख देंगे और हो गया हमारा जो एक्सप्लेनेशन था, जो सोल्यूशन था इसका। ठीक है, एक और सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट से कौन सा किया जाए, एंड वाला कर लें क्या, लास्ट वाला कर लेते हैं ये। तो सो व्हाट वी हैव हियर इज़, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो हियर वी हैव, व्हाट वी हैव इज़ 3x² - x - 4, तो ये दिया गया है।
तो सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से। एकदम प्रॉपर जो स्टेप्स हैं वो आपको पता रहना चाहिए, ताकि आप यूज टू हो जाएं, ताकि आप चीज़ों को सॉल्व जल्दी कर पाएँ, है ना। एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है, तो अगर सारे स्टेप्स आपको पहले से पता होंगे, जैसे ही आप प्रॉब्लम देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, और आप तुरंत स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाओगे सॉल्व करना उसको। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसको ज़ीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। अब इसके दो फैक्टर निकाल लेते हैं। हमें पता है कि इसके दो ही फैक्टर होंगे, बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का है, तो इसके दो फैक्टर होंगे। दोनों फैक्टर क्या होंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके चेक करेंगे। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर करेंगे तो 3x²। अब यहाँ पे ये माइनस एक्स है, तो हमें इसको ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे माइनस एक्स है और मल्टीप्लाई करने पे -4 टाइम्स 3x², विच इज़ -12x²। तो -12x² आ जाए मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, तो इसको दो टर्म में हमें स्प्लिट करना है। तो अगर हम -4x और +3x लें, है ना, -4x और दूसरा जो टर्म हो जाएगा +3x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -x, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -12x²। तो ये जो दोनों टर्म हैं ये सही से हमने स्प्लिट कर लिया, और -4 एंड में लिख देंगे इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे आप देखो तो क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, x कॉमन है, राइट। तो 3x - 4 बच जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर 3x - 4 आप लिख दोगे। इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम बाद में 3x - 4 को जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर है इसको कॉमन ले लेंगे। तो अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे, 3x - 4 कॉमन है, अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ से x बच गया और इधर से +1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। या तो 3x - 4 0 होगा और x + 1 की वैल्यू 0 होगी। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। x की वैल्यू, एक वैल्यू आ जाएगी 4/3, है ना, यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, इस वाले को हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या हो गया, 4/3, और इस वाले को मान लेते हैं बीटा। तो बीटा को हम लिख देंगे -1। तो अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यूज़, जो दो ज़ीरोज़ थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब ऐसे ही इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए अगेन हमें इस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो ax² + bx + c, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा जब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो a, b और c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जो अपना इक्वेशन है, ये जो अपना इक्वेशन है, सॉरी जो अपना एक्सप्रेशन है ना, इनको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो 3x² - x - 4, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है a की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 3 पता चल गई हमें। b के जगह पे यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और c की जगह पे -4 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू -4 आ गई, होगी। अब वेरीफाई करते हैं सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये रिलेशन आपको हमने पहले ही समझाया हुआ है कैसे आता है।
इसी चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। ये जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है और ABC की वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज़ 4/3 एंड बीटा इज़ -1, राइट। सो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, 4/3 -1, और आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 - 3 है ना, 3 एलसीएम ले लेंगे इसको अपॉन 1 करके, तो ये 1/3 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब ज़रा -b/a की वैल्यू चेक करते हैं। -b/a की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए हम इनको यूज़ कर लेंगे, ABC की जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। तो -b, सो b की वैल्यू -1 है, तो माइनस ऑफ b की जगह पे -1 लिख दिया, अपॉन a की जगह पे 3। तो अब देखिए ये भी 1/3 आ गया। तो ये तो वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, हेंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है, और इक्वल्स टू व्हाट, 1/3, ऐसे पूरा लिख देंगे। तो ये वेरीफाई हो गया। अब जो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसको भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है, रिलेशन अल्फ़ा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू c/a। बार बार हम रिलेशन भी लिखते जा रहे हैं ताकि आप कई बार जब चीज़ों को लिखेंगे तो ये फार्मूले आपके लिए तो अभी सब कुछ नया ही है ना, तो ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे धीमे धीमे, सारे रिलेशंस आपको याद हो जाएंगे जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे। तो हो सकता है पहली बार आप जब पढ़ो तो याद ना हो, उसको 2-3 बार और 2-3 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे यहीं पे 6 प्रॉब्लम दिए गए हैं, 2 हमने कर दिए, बाकी सबको आप ट्राई कर लीजिए। तो 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हर बार एक स्टेप को हर बार रिपीट करके आप लिखोगे तो 6 बार एटलीस्ट 6 बार आप इन सारे रिलेशंस को यूज़ करोगे अलग अलग प्रॉब्लम्स में। तो एक इम्प्रेशन माइंड में, एक इम्प्रेशन इन रिलेशंस का बनने लगेगा धीमे धीमे, और जैसे और प्रैक्टिस आप करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। याद करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इतनी बार सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम्स कि ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएंगी। इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ढेर सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। तो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एनीवे, तो अल्फ़ा बीटा की अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं क्या आती है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा इज़ 4/3 टाइम्स बीटा इज़ -1। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/3 है ना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब c/a की वैल्यू ज़रा देखते हैं क्या आएगी, c/a। तो c इज़ यहाँ से चेक करेंगे -4, a की वैल्यू 3 है, तो c/a की वैल्यू भी सेम आ रही है। हेंस ये भी लिख देते हैं, हेंस अल्फ़ा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू c/a विच इज़ -4/3, ठीक है। तो ये इन दोनों को हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, आई होप आप उनको सॉल्व कर लोगे और इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस वाले में देखो x के जगह पे s लिखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें वेरिएबल क्या है, s है। वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल u यूज़ किया गया है, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, है ना। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको कांस्टेंट टर्म को आप 0 मान सकते हो, यानी c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे देखिए b वाला टर्म मिसिंग है, x वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म तो दिया गया है, स्क्वायर वाला भी दिया गया, ये इसमें वेरिएबल t है ना। तो बेसिकली इसको जब आप कंपेयर करोगे तो ऐसे कंपेयर करोगे, at² प्लस bt प्लस c, है ना, क्योंकि t इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन t, है ना, नॉट इन x। जो हम यूज टू होते हैं वो x वेरिएबल को ही जनरली यूज़ करते हैं, एंड हेंस वी आर वेरी यूज टू विद दिस वेरिएबल। कोई भी हम अल्फ़ाबेट को एज वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यही x² लिखा होता या यहाँ पे x² लिखा होता तो इस जैसा ही हो जाता,
उसके जगह पे s लिख दिया गया है, कोई मतलब उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिर्फ वेरिएबल का ही तो डिफरेंस है। सॉल्व वैसे ही करना है हमें, x के जगह पे s मान लिया, यहाँ पे t मान लिया। कौन सा टर्म यहाँ पे मिसिंग है? ये वाला है ना। तो बेसिकली b की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, टी स्क्वायर माइनस और प्लस है ना 0t माइनस 15, एक ही बात है ना, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, ये टी स्क्वायर माइनस 15 ही होगा। और यहाँ से हमें इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ताकि b की वैल्यू पता चल जाए। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। वैसे ही यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो c की वैल्यू 0 है, ठीक है, बस इसलिए। और इस तरीके से आप करके मुझे लगता है इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, करके देखिए। अच्छा ये वाला हम कर लें क्या? टी स्क्वायर माइनस 15 एक कर लेते हैं, चलिए टी स्क्वायर माइनस 15 ये वाला कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले इसको हमें 0 से इक्वेट करना है, तो करके देख लेते हैं 0 से इक्वेट। तो नेक्स्ट स्टेप में टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है ना। अब क्या हो जाएगा? सॉरी, अब इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? उससे ज़्यादा फैक्टराइज करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें, क्योंकि सिर्फ 2 ही टर्म है हमारे पास। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 माइनस 15 उधर चला जाएगा तो 0 प्लस 15 विच इज़ 15। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। यानी अगर रूट 15 प्लस माइनस दोनों आएगा, ये इस बात को ध्यान रखेंगे। तो t की 2 वैल्यू आ रही है। t की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू। एक तो रूट 15 और जो दूसरी वैल्यू है t की वो है माइनस ऑफ रूट 15, ठीक है। यानी अगर इस t के जगह पे माइनस रूट 15 करें और इसका स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा ना 15, और रूट 15 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 15 मिलेगा। तो अभी मतलब 10th क्लास में आप आ गए हैं तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले तक 8th क्लास तक 7th 8th क्लास में हमें क्या पता था कि अगर टी स्क्वायर 15 है तो टी की वैल्यू क्या हम लिख देते थे? दैट रूट 15 है ना। तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करते थे, नेगेटिव वाला अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट अब हमें, जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो अब सारे वैल्यूज़, टी के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जितने भी पॉसिबल रियल वैल्यूज़ हैं, वो सब हमें यहाँ पे अब मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीमे धीमे ये बात भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो टी की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे, रूट 15 और माइनस ऑफ रूट 15। और तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा जो है हमारा वो रूट 15 हो गया, और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं माइनस रूट 15, ठीक है। चलिए अब इसको तो ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं यहीं पे। अगेन तो इसको हम कंपेयर अगर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, सॉरी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हो जाएगा टी में ही लिखते हैं तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर, अब तो ए की वैल्यू कितनी हो जा रही है? जब अगर कंपेयर करें इनको तो हमें क्या पता चल रहा है कंपेयर करने पे? ए की वैल्यू हमें मिल जा रही है तो स्क्वायर के साथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? तो टी वाला टर्म है नहीं, तो बी की वैल्यू को हम 0 मान नहीं लेंगे, 0 ही होगी, ठीक है, मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी वाला, ये बी टी वाला तो मिसिंग ही है ना, इसका मतलब 0 टाइम्स टी है। और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हमें पता चल जा रही है? माइनस 15, सी की वैल्यू है माइनस 15, सॉरी। तो अब हम पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करके देखते हैं। देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है?
अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करते हैं और रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर से एक बार हमने लिख दिया तो 3 बार तो मैंने ही यहाँ पे लिख दिया इसी क्लास में, और पहले जब हमने समझा था तो कई बार इसको हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में। अब देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, और फिर बी और ए की वैल्यूज़ भी यहाँ से यूज़ करके देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं यहाँ से। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फ़ा इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड प्लस बीटा इज़ माइनस रूट 15 प्लस 15 एंड माइनस 15 विच इज़ बेसिकली 0। और माइनस बी बाई ए की वैल्यू देख लेते हैं, माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ बी तो 0 है, तो 0 बाई 1 करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हेंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और ये सब ये दोनों ही किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं इसका। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड द रिलेशन इज़ अल्फ़ा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये है रिलेशन। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, सी और ए की वैल्यू यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आई मीन अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करके पहले देखते हैं। तो अल्फ़ा टाइम्स बीटा क्या हो जाएगा, रूट 15 है ना, अल्फ़ा रूट 15 है, टाइम्स माइनस ऑफ रूट 15। तो 15 टाइम्स रूट 15 टाइम्स माइनस रूट 15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 15 है ना। और सी बाई ए ये कितना हो जाएगा, माइनस 15, तो सी के जगह पे माइनस 15 है और ए की वैल्यू 1 है, तो विच इज़ माइनस 15। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि दोनों सेम हैं, अल्फ़ा बीटा और सी ओवर ए इक्वल हैं एक्चुअली, तो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। तो हेंस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए इक्वल्स टू माइनस 15, दोनों ही माइनस 15 के बराबर हैं, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इन दोनों को भी हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो आउट ऑफ गिवन 6 प्रॉब्लम्स 3 तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिए, 3 अब मैं होप कर रहा हूँ कि आप खुद से कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी अगर कोई दिक्कत होगी किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उनको हम फिर अगले वीडियो में या किसी एक अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो एक बना के उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और भी कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। तो इस ये जो 6 प्रॉब्लम्स हमें दिए गए हैं, इनमें जो पहला वाला नंबर है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये जो दूसरा वाला है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो यानी अगर हम ये ओके यस, तो अगर हम फर्स्ट वाले को कंसिडर करें तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया गया है, ये 1/4 है, और हमें क्या दिया गया है, अल्फ़ा टाइम्स बीटा, इसकी वैल्यू -1 है। वैसे ही यहाँ पे √2 इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड 1/3 इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए गए हैं, या सिंपली अगर हमें दोनों ज़ीरोज़ दिए गए हैं, ठीक है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और बीटा की वैल्यू दी गई है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट।
तो उस केस में पॉलिनॉमियल क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा वो क्या होगा, और यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है। ठीक है, इस तरीके का हमने एग्जाम्पल भी किया था, और कैसे सॉल्व करना है इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करेंगे सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो पिछला वाला जो हमारा वीडियो है उसको आप एक बार रेफ़र कर लीजिए, जो पिछला लेक्चर है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो गिवन पॉलिनॉमियल होगा, द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल वो is, एंड दिस पॉलिनॉमियल इज़ ऑलवेज इन दिस फॉर्म, है ना। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। तो ध्यान से आप देख लीजिए, पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। तो ये हो गया सी, ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट, और यहाँ पे ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है तो उससे हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल रहा होगा वो हम बता सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, और हमें पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला है यहाँ पे 1/4, तो माइनस 1/4 एक्स, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है प्लस, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लिख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1, ये हमें मिल गया पॉलिनॉमियल। तो ये पॉलिनॉमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है वो हट जाएगी। तो इसको अगर पूरे जो सारे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। तो इस पॉलिनॉमियल को आप देखोगे, इसका ज़ीरोस फाइंड आउट करिए और इसका ज़ीरोस फाइंड आउट करिए, तो सेम ही आएगा। ठीक है, या इनफैक्ट ये बात भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, कि एक ही पॉलिनॉमियल नहीं होगा जिसके ज़ीरोज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये होंगे, या जो भी ज़ीरोज़ होंगे, गिवन ज़ीरोज़ होंगे, इन्फिनिट पॉलिनॉमियल्स होंगे। तो k टाइम्स इसी पॉलिनॉमियल में अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। तो k इज़ एनी कांस्टेंट, k कैन बी 1 2 3, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, -1 -2। तो ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब ज़ीरो ही हो जाएगा। तो कोई भी इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो, सो एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई मीन यहीं पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, है ना, 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसका भी आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा तो सम ऑफ सेम ही आएगा, है ना। जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी वही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, है ना। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को अगर समझ नहीं पा रहे हो, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पिछले वाला लेक्चर को रेफ़र कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में इस बात को समझाया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। सिर्फ अगर हमें ये फॉर्म याद रखना है कि अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी गई है, या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्टली दी गई है, जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा
बस ये इस फॉर्म को लिख देना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करके सॉल्व करके पॉलिनोमियल बना देना है। अगर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है कुछ, तो हमें एक ऐसे नंबर को चूज़ करके मल्टीप्लाई कर देना है कि वो फ्रैक्शन हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी सभी पार्ट्स को भी ट्राई करिएगा, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। मुझे लगता है कर लेंगे, बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं तो कौन सा मैं एक और कर लूँ, रूट वाला कर लें क्या, जहाँ पे रूट की वैल्यू जहाँ पे रूट में कुछ दिया गया है, तो ये वाला कर लेते हैं ना, रूट भी है और फ्रैक्शन में कुछ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगले तो ये वाला करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये √2 है, और अल्फ़ा बीटा ये 1/3 है। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is, अब उस पॉलिनॉमियल को आप वो जो फॉर्म है उसको लिख लीजिए। वो क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं कहेंगे, अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी गई है तो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा बीटा को यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, आई मीन डायरेक्टली यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी ही गई है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ √2 x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनॉमियल। अगेन अब हमें इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हमें रिप्लेस करना है किसी इंटीजर वैल्यू से, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम सब में, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल गया एंड में। तो ये पॉलिनॉमियल में सभी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है, बहुत ही नीट होता है। मोस्टली हम इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू को अवॉइड करते हैं। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही आंसर होगा और ये भी सही आंसर है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ले आएँ, जो लास्ट स्टेप है यहाँ तक लेके आएँ, फ्रैक्शंस को रिमूव करके। ठीक, तो हो गया, इतना ही काम करना था। बाकी जो सभी और जो गिवन पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। बाकी जो 4 और बचे हुए हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि ये आप कर लोगे खुद से सारे, बाकी जो भी रिमेनिंग है। ठीक है, नहीं होता है तो अगेन आप हमें बताइएगा कमेंट करके, तो बाकी सभी को भी हम सॉल्व कर लेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है फालतू में वीडियो को लंबा क्यों करें, क्योंकि सभी अब आसान ही है। ठीक है, तो ठीक है, सो दिस इज़ इट। सो दैट्स ऑल अबाउट पॉलिनॉमियल्स, जो कि आपके NCERT में दिए गए प्रॉब्लम्स हैं। अभी फ़िलहाल हम NCERT को ही डिस्कस कर रहे हैं। जब सारे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो NCERT में नहीं दिए गए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम एग्जाम्पलर से भी सॉल्व करेंगे, और MCQs को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अब MCQs भी काफ़ी आते हैं। तो और असर्शन रीज़न वाले जो प्रॉब्लम हैं उनको भी हम सीखेंगे, बट उनको अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपके मेन NCERT बुक में जो जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं, और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो सारे चैप्टर के पढ़ ही रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट प्लस NCERT का एक्सरसाइज, तो अभी मेन फोकस हमारा इसी पे है। ठीक है, तो एक और वीडियो मैं इस चैप्टर का बनाऊंगा, जिसमें एक बहुत छोटा सा वीडियो होगा, जिसमें हम क्योंकि इस रूल को हम हमेशा फॉलो करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर दें, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइज है, और फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे, और जब सारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएंगे तो एंड में एक पूरे चैप्टर का हम समरी
आपको देंगे। आपकी बुक में भी एंड में एक छोटा सा समरी दिया होता है, तो उससे पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है, तो आसान हो जाता है। एक बार फिर से पूरे चैप्टर को हम रिविजिट कर लेते हैं उस समरी के थ्रू। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि जो लास्ट वीडियो हमारा उस चैप्टर का होगा वो समरी का होगा। ठीक है, और वो बहुत छोटा सा ही वीडियो होगा। चलिए, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।